दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, पढ़ने का काम कर रहे होंगे। आज फिर हाजिर हैं हम एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों कि नवोदय प्रवेश परीक्षा जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए होने वाली है और उसका पेपर आपका बिल्कुल करीब आ चुका है, जो कि आपका 25 जनवरी 2025 में आपका है पेपर। 18 जनवरी को ये पेपर होने वाला है दोस्तों। 18 जनवरी 2025 को ये पेपर आपका होगा क्लास 6 के बच्चों के लिए। उसी पेपर का आपके प्रैक्टिस करने के लिए हम आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही पेपर को सॉल्व करेंगे लास्ट तक। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें और यकीन मानिए यदि आप इस पेपर को सॉल्व करते हैं तो परीक्षा में आप अपने पूरे 80 में 80 प्रश्न सही करके आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको सलूशन कराने वाला है। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और अब आज के हम देखते हैं आज के पेपर का, जो कि हमारे रीजनिंग पार्ट से होगा। मानसिक योग्यता जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मानसिक योग्यता से हमारा होता है। आप जानते हैं मानसिक योग्यता से कुल कितने प्रश्न आते हैं। 40 प्रश्न आते हैं, जिसमें 10 टाइप के प्रश्न होते हैं और प्रत्येक टाइप के जो होते हैं कितने प्रश्न होते हैं, 4 प्रश्न होते हैं। तो 10 का 4 में अगर हम गुणा कर दें तो टोटल हमारे 40 प्रश्न हो भी जाते हैं दोस्तों। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप का प्रश्न हमारा यहाँ पे, जिसमें 4 प्रश्न आपके दिए गए होंगे। चारों सेम एक जैसे ही होंगे, मतलब एक ही बातें चारों में पूछी जाएंगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृति ABC दी गई है ना, ABC दर्शाई गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृति किसी विधि से एक समान है और जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है, उसी का चयन करना है। तो आइए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों और स्टार्ट करते हैं अपनी आज के पहले क्वेश्चन की कहानी। पहला क्वेश्चन आपका है, आप जब फिगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो इस फिगर में जो अलग है उसी को आपको छांटना है। अगर आप गौर से देखिएगा तो जो विकल्प नंबर ए है, अगर इसको हम एक बार अगर हम इधर की तरफ घुमा दें तो देखेंगे कि आपका विकल्प नंबर सी मिल जा रहा है। अगर हम एक बार इसको इधर की तरफ घुमा दें तो विकल्प नंबर डी भी मिल जा रहा है। लेकिन दोस्तों चाहे जैसे भी घुमाएंगे, विकल्प नंबर जो बी है वो नहीं प्राप्त हो सकता। मतलब ये तीनों घुमा के प्राप्त किए जा सकते हैं, बट विकल्प नंबर बी को हम चाहे जैसे भी घुमाएंगे तो नहीं प्राप्त किया जा सकता है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हमारा विकल्प नंबर बी यहाँ पे क्या होता है, राइट होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जो कि देख पा रहे होंगे अगर आप किसी बनाया हुआ, मतलब 1 लाइन 2 लाइन, यहाँ पर देखेंगे 3 लाइन है। बी वाले में भी देखेंगे एन बनाया है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन है। इसके बाद आपको डब्लू बनाया है तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन है। और यहाँ पे जेड बनाया है तो इसमें भी 3 लाइन है, 1 2 3। इसका मतलब क्या हो गया, विकल्प नंबर सी इज़ द राइट होगा, क्योंकि इसमें 4 लाइनें हैं। बाकी तीनों विकल्प में जो कि फिगर बना हुआ है वो 3 लाइनों का प्रयोग किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे इसमें आप देखेंगे तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, मतलब 5 लाइनें खींची गई हैं। पांचों लाइनों की कहानी क्या है, पांचों लाइनें जो ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, पांचों लाइनें आपस में क्या है, बराबर है। देख पा रहे होंगे आप ध्यान से। अगर ये पांचों लाइनें आपस में बराबर है, यहाँ पर भी देखेंगे पांचों लाइनें आपस में बराबर ही लग रही हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर, लेकिन इसमें 4 लाइनें तो ठीक है बराबर दिख रही, लेकिन 1 लाइन काफ़ी लंबी लिख रही है। इसका मतलब ये हो गया कि विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बढ़ पा रहे होंगे तो अगला हमारा प्रश्न जो विकल्प क्वेश्चन नंबर 4 है उसको ध्यान से देखिएगा। हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, ऐसे, और इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, ऐसे किया है।
उसी प्रकार से विकल्प नंबर बी में आप देख पाएँ तो बी में एक आकृति बनाया है, बिल्कुल बंद आकृति है और इसके नीचे एक लाइन है। इसके बाद एक आकृति और है, यहाँ पे डब्लू बनाया है, इसके नीचे एक लाइन है। यहाँ पे यम बनाया है, इसके नीचे भी एक लाइन है। मतलब आप क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसको देखिए और इसको देखिए, तो तीनों आकृतियाँ जो हैं इसमें कहीं ना कहीं खुला हुआ आकृति है और उसके नीचे या ऊपर या आगे पीछे एक लाइन खींची गई है। लेकिन जो आप देख रहे होंगे ये वाली ये बंद आकृति है। लाइन तो ज़रूर खींची गई है लेकिन ये आकृति क्या है, बंद है। एक तो पहला कारण ये हो सकता है कि विकल्प नंबर बी राइट हो जाए। अगला कारण जो आप देख पा रहे होंगे, लाइनों की संख्या की बात करें तो क्या देख पा रहे होंगे कि इसमें जो विकल्प नंबर बी है इसमें 4 लाइन है, 1 2 3 4 और एक लाइन खींची गई है। डब्लू जब बनाया गया है, ध्यान से मैं बता रहा हूँ, पहला वजह में तो आपका विकल्प नंबर बी राइट हो जा रहा है खुली और बंद आकृति के तहत। ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन बेस हो सकता है, इसमें 2 आंसर सही हो सकते हैं। और ये एक तरीका तो ये हो गया कि बी नंबर राइट हो गया। एक हो गया कि आप बी नंबर देखो, सी नंबर देखो, डी नंबर देखो, सब में 5-5 लाइनों का यूज किया गया है। लेकिन जो ए नंबर है इसमें जो आकृति आप देख रहे होंगे ध्यान से, कुछ इस प्रकार से बनी हुई है ना, ऐसे 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 फिर ऐसे। तो कितनी लाइनें होंगी, 1 2 3 4 5 6 लाइनें खींच दी गई है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आप डिसाइड करिएगा कि आपका विकल्प कौन है। फिलहाल मैं विकल्प नंबर बी को सही मानता हूँ बंद और खुली आकृति के अनुसार। तो ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े कन्फ्यूजन हो सकते हैं। अब आयोग क्या मानेगा वो तो आयोग के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैंने कारण बता दिया कि किस कारण की वजह से विकल्प नंबर ए भी सही हो सकता है। कारण पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे टाइप का देखते हैं जिसमें आपको फिर 4 क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा टाइप क्या है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति को समरूप, अब समरूप है तो काफ़ी आसान है, इसको पकड़ना काफ़ी आसान है। मतलब क्या है, सेम आकृति ढूंढनी है कि ऐसी ही आकृति, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में जो आकृति आपको यहाँ पर दिख रही है, ऐसी ही आकृति आपको विकल्प में देखें तो कहाँ दिखाई दे रही है, विकल्प नंबर सी इज द राइट। क्यों राइट है, सारी चीज़ें मिल रही हैं ना। बकिया में क्या नहीं मिल रहा है, जैसे इसमें देखेंगे तो तीर के चिन्ह का फ़र्क है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे तीर के चिन्ह का फ़र्क है, यहाँ पे तीर का चिन्ह अंदर की तरफ है जबकि यहाँ पे तीर का चिन्ह क्या है, बाहर की तरफ। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा तेज़ गति से देख लेते हैं, आसान है तो जल्दी थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो बिल्कुल सेम जैसा आपको कौन मिल रहा है, विकल्प नंबर बी इज़ द राइट, बिल्कुल सेम। बकिया में देखेंगे कुछ ना कुछ अंतर आपको दिखाई दे देगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा गौर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा ही कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा प्रश्न आकृति सेम ऐसा अगर आपको आकृति कहीं दिख रही है तो विकल्प नंबर कौन सा दिख रहा होगा, ए विकल्प नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं प्यारे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ही कह रहा है कि सेम आकृति अगर आपको देखनी है तो दिखाई देगी विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। तो यहाँ पर सेम आकृति ढूंढने में कोई दिक्कत तो ही नहीं होगी। आते हैं और अगला निर्देश पढ़ते हैं। अगला निर्देश थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगला निर्देश क्या कह रहा है, अगला निर्देश कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। प्रत्येक भाग के उत्तर आकृति ए बी सी डी पर गौर करें तथा उस उत्तर आकृति का पता लगाने जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न आकृति के पैटर्नों को पूरा करने के लिए आकृति के लुप्त भाग में बैठाया जा सकता है। जी बिल्कुल आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे एक प्रश्न आकृति जैसा 9वें नंबर को आप देखें ध्यान से तो दिया गया है और 4 विकल्प हमको यहाँ पर दिए गए हैं, ए बी सी डी दिए गए ना। इन चारों विकल्पों में से कौन सा है जिसे बिना घुमाए एग्जैक्ट ले जा करके वहाँ पे बैठाया जा सकता है। तो बहुत गौर से देखिएगा, विकल्प नंबर बी को देखेंगे तो ये बनाया हुआ है यहाँ पर, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर ये जो बिंदु दिया गया इसकी वजह से ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो बिंदु दिया है इसकी वजह से विकल्प नंबर ए इज़ द राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो एग्जैक्ट बैठ जाएगा, बैठा के आप देख भी सकते हैं।
तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। और एग्जैक्ट ढूंढने की बात यहाँ पे हो रही है। तो चूंकि ये यहाँ बना है इसलिए यहाँ बनेगा, मतलब यहाँ बीच में एक लंबा सा गैप आएगा ना। तो ये आपको दिख रहा होगा किसमें, और लंबे गैप के साथ साथ और क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे, उस पर भी फोकस करना होगा कि जो हमारा ये आकृति बीच वाली होगी हमारी, कुछ इस प्रकार से आकृति यहाँ पे बनेगी ना। तो यहाँ पर तो ये है नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं है, इधर बना हुआ है इधर मुँह करके, ये तो बिल्कुल है नहीं है। विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। 10 का डी राइट हो जाएगा, जो कि आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 11 की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, चलो इसको भी विचार करते हैं। 11 सेम यही बात है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो बिल्कुल देखेंगे आप कि कौन सा है, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल बीच में से कट रहा है। तो ये तो कट गया बीच में से ही, मतलब ये देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे यहाँ पे देखें किसी जगह कि बीच में लाइनिंग नहीं है ना। जैसे ये ऐसे है तो ऐसे कटा नहीं है, ये ऐसे है तो ये यहीं पे आया है ना, बीच में खाली है। ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसकी वजह से ये कट गया, ये भी कट गया आपका। अब बच कौन गया, विकल्प नंबर सी और विकल्प नंबर डी। किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हम लोग कर रहे हैं ना। तो अब डी वाले में देखेंगे तो क्या है, डी वाले में आपका है यहाँ पे एक सिंगल लाइन दिख रही है, जबकि हमको क्या चाहिए, डबल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी ना। हमको कैसी लाइन चाहिए, डबल लाइन अंदर की तरफ जाएगी, तभी तो ये बनेगा इस टाइप वाली चीज़ यहाँ पे ना। तो समझ पाए होंगे, इसकी वजह से विकल्प नंबर सी यहाँ पे राइट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को भी देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आकृति कौन पूरा कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत आसानी के साथ मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, ये सब कट की चीज़ जो आ रही है ये किसी में नहीं है ना, या ये देखेंगे ध्यान से, ये में क्या है, ये वाली लाइन गायब कर दिया, इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है विकल्प नंबर डी। आते हैं अगला निर्देश पढ़ते हैं, जो कि हमारा 13 से 16 होगा प्यारे। निर्देश कह रहा है कि प्रश्न आकृति 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है, दर्शाई गई है तथा चौथी आकृति के लिए एक स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न आकृति श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए के प्रश्न के बाद उपलब्ध उत्तर आकृति में से एक आकृति का चयन करें, जिससे कि प्रश्न आकृति खाली स्थान प्रतिस्थापित किया जा सके। मतलब इसको आपको खाली जगह अगला भरना है ना। क्या भरना है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे परिवर्तन, फिर इस क्रम में क्या हुआ, फिर ये यहाँ पे देख रहे हैं क्या हुआ, फिर अगले क्रम में क्या होगा, यही मुझे यहाँ पे है। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, नीचे की तरफ ये जस्ट अपोजिट है। अब क्या हुआ, ये जस्ट अपोजिट हो गया। अब अगला चीज़ यहाँ पे आके दोनों क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। अब फिर ये दूर जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे, दूर जाएंगे, और ठीक जैसे पहली आकृति में दिख रहा है वैसा ही बन जाएंगे, और इस प्रकार से ना। तो ये आकृति कहाँ है, विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी देखते हैं। आप क्या देखे हैं कि यहाँ पर ये है, अब ये क्या हो जाएगा, तीर का चिन्ह इधर घूम गया है, मतलब एंटी क्लॉक 90 डिग्री। फिर एंटी क्लॉक आप देखेंगे, ये यहाँ पर क्या हुआ, एंटी क्लॉक 90 डिग्री, फिर ये भी एंटी क्लॉक 90 डिग्री अगला आ गया। अगर ये एंटी क्लॉक 90 डिग्री घूम जाएगा तो अगला आ जाएगा, मतलब इधर तीर का चिन्ह हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है भाई, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये तो आकार ही गलत बन रहा है। विकल्प नंबर बी इज़ द राइट, मतलब विकल्प नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, 14 का सही हो जाएगा। 14 का बी इज़ द राइट। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी देखेंगे सेम ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा होगा। क्या है, आप देख पा रहे होंगे। अब ये क्या है, इसको एक बार क्लॉकवाइज कर दीजिए 90 डिग्री, एक बार और क्लॉकवाइज देखिए, इसको कर देंगे तो अगला आ जा रहा है। अगर इसको क्लॉकवाइज एक बार कर देंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा ना, इस प्रकार से। तो आपका ऐसा फिगर कौन सा नज़र आ रहा है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देख लें। सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। 16 क्वेश्चन को भी वैसा ही समझते हुए हम देख लें कि क्या करना है। अंदर एक एक लाइन बढ़ रही है, तो ये लाइन तो पूरा हो जाएगी, मतलब ये बन जाएगा। अगला तीर का चिन्ह भी आगे एक एक बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे तीर का चिन्ह भी पूरा हो जाएगा।
क्लॉकवाइज दिशा में, तो विकल्प नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जा रहा है, 16 का विकल्प नंबर ए राइट हो रहा है। इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा सीधा सीधा बन गया ना, और इसमें क्या है, थोड़ा तिरछा तिरछा। ये जो बीच की लाइन है ऐसे करके, ये बिल्कुल सीधा चौकोर टाइप का, ये भी चौकोर ही है लेकिन थोड़ा सा तिरछा है, तो इसलिए विकल्प नंबर ए इज़ द राइट होने जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब अगला इंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन क्या हमारा है, ध्यान से देखिएगा। अगला इंस्ट्रक्शन हमारा है दिशा निर्देश। 17 से 20 के लिए हमारा दिशा निर्देश है। क्या दिशा निर्देश है प्यारे, पढ़ लेते हैं ना। लिखा है प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न आकृति के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न सेट के 2 प्रश्न आकृतियों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह दूसरे सेट की तीसरे तथा चौथी प्रश्न आकृति का होना उत्तर आकृति, मतलब आपको यहाँ पे क्या है, सीरीज टाइप की चीज़ें हैं। जो संबंध पहले दूसरे का है वही तीसरे चौथे का ढूंढना। तो देखेंगे तो गौर से क्या है, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं, पहले वाले में वर्ग हैं और एक में छोटे वाले में ये, यहाँ पे दोनों हैं आयत, तो ये हो गया। ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज से एक आकृति कोई दूसरी बनेगी, मतलब भुजाएं कम हुई, 4 भुजा से 3 भुजा, 3 भुजा से आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 भुजा। समझने वाली बात है ना। चतुर्भुज ये भी रहा, चतुर्भुज ये भी रहा, 4 भुजाएं दोनों में रहीं, लेकिन आकृतियाँ बदल गई हैं। ये त्रिभुज समबाहु लग रहा है, ये समकोण हो जाएगा, मतलब विकल्प नंबर सी के होने के चांसेस ज़्यादा हैं और विकल्प नंबर सी इज राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ये जो अंदर आकृति बनी ये तिरछा हो गई, इसमें तिरछा है तो ये सीधा हो जाएगी। ओके, तिरछा है तो क्या हो जाएगी, सीधा हो जाएगी ना। तो सीधा किस में दिख रहा है, पहले को छोड़ के सब में दिख रहा है ना। अच्छा, ये जो चिन्ह हमारे थे ये भी क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे हो जाएंगे। 3 का जो चिन्ह बनेगा वो भी बिल्कुल सीधा हो जाएगा ना। लेकिन जब सीधा था तो ये चिन्ह हमारा बीच में बना हुआ था। ऐसा मुझे विकल्प नंबर डी और बी में नज़र आ रहे हैं। विकल्प नंबर ये भी गलत हो गया हमारा। 18 का कौन हो सकता है, विकल्प नंबर सी। एक मिनट, सी भी संभावना हो सकती है, देखते हैं 1 मिनट रुक जाइए। सी की भी संभावना भी बन सकती है, ये नहीं हो सकता, ये क्लियर हो गया। सी भी हो सकता है, क्यों हो सकता है कि ये जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है ये 45 अंश घूम गया अगले में, और ये जो 45 अंश घूमेगा तो ये सीधा होगा। क्लियर है, इसे 45 अंश पे है ना, ऐसे 4 लाइनें ऐसे ऐसे ऐसे, ये सीधा हो जाएंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे। और किस में है, ये पहले और सी में है। सी वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इसकी जो बीच वाली आकृति है ये तिरछी बन गई, जबकि सीधा होना चाहिए। तो सीधा तीनों में है, लेकिन इसमें तिरछा 4 लाइन है, इसमें ही केवल सीधा 4 लाइन है। इसका मतलब विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। अच्छे से देखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। 19 देखते हैं। 19 में क्या हुआ है, ये फिगर है, इस फिगर को क्या किया इसने, ये तो रहा ही, उसके साथ इसको पलट के इधर कर दिया। ओके, थोड़ा सा ये नीचे आ गया है, उल्टा साइड में चला गया। यहाँ पर भी है, इसको एक तो ये रहेगा ही रहेगा, और ये दिख रहा है विकल्प नंबर बी ही राइट हो सकता है, बकिया में तो किसी में है भी नहीं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, डबल आकृति, 19 का बी ही राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, बकिया में डबल आकृति भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आता है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आकृति देखते हैं क्या दिया हुआ है भाई। इस प्रकार से यहाँ पर तीर का चिन्ह लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 आकृति, 1 2 3 4 5 आकृति, फिर 4 का हो गया, 1 2 3 4 है तो अब 3 आकृति का होगा। ठीक, और 3 का चिन्ह क्या होगा, ठीक उसके विपरीत। 3 आकृति वाला विकल्प नंबर सी में ही दिखाई दे रहा है और किसी में है भी नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, 21 से 24 वाला देखते हैं। 21 से 24 हमारा इंस्ट्रक्शन क्या है भाई, प्रश्न आकृति के रूप में ज्यामितीय त्रिभुज वर्ग, मतलब ये सब जो आकृति दी गई है इसको पूरा करके आपको क्या क्या बनाया जा सकता है, त्रिभुज बना लीजिए, वर्ग बना लीजिए, वृत्त बना लीजिए। उसको पूरा करने वाली
जो विकल्प होगा वही विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। जैसे ये वृत्त बनने वाला है ना, अगर ये वृत्त बनेगा तो ये ज़्यादा गहरा लग रहा है, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। मतलब मुझे जो सही लग रहा है विकल्प नंबर फ़िलहाल जो मुझे ठीक ठाक लग रहा है 21 लग रहा है ना, 21 का सी इज़ द राइट आंसर। 21 का सी हमारा सही होता नज़र आ रहा है। आगे बढ़ जाएं। बाकी ये सब बहुत गहरे हैं और यहाँ पर ये चीज़ भी बहुत लंबी हो गई है। तो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे ये वर्ग बनता नज़र आएगा। वर्ग बनता नज़र आएगा तो कैसे बनता नज़र आएगा भाई, ये देखना पड़ेगा ना कि वर्ग बनेगा कैसे। वर्ग बनेगा कैसे। ऊपर की लाइन तो ठीक है, क्लियर है, सब में है। ओके, थोड़ा सा छोटा है, सब में है। ओके, ये तो तिरछा दिया हुआ है, ये तो हो ही सकता। 22 का ये भी बहुत बड़ा है, ये भी एंट्री नहीं मार सकता। हमको लग रहा है ये भी नहीं होगा, ये बिल्कुल चपटा टाइप का। विकल्प नंबर बी उम्मीद है कि सही लग रहा है और बी ही सही होगा। आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। 23 में क्या है भाई, 23 में इसको फिर आयत बनाना है। क्या बनाना है, आयत बनाना है। सीधे सीधे एंट्री मारेगा किसमें, वो आके बैठ जाएगा। ओके, बीच में थोड़ा सा बड़ा चाहिए, फिर तिरछा। विकल्प नंबर फ़िलहाल मुझे बी राइट नज़र आ रहा है 23 का। आपको क्या लग रहा है, विकल्प नंबर, हाँ बी राइट नहीं होगा क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा छोटा है। बीच वाला देखिए, ये वाला पार्ट थोड़ा छोटा है और ये भी छोटा है और ये तो बहुत ही छोटा है। अगर कोई बड़ा पार्ट है बीच में जो देख रहे हैं ना, इतनी जगह है ना, तो ये सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी एक लग रहा है कि ये वर्ग बनेगा ना, वर्ग बनेगा तो वर्ग बनेगा तो विकल्प कौन सा राइट होगा 24 का। थोड़ा बी को देखिए ना, बी थोड़ा एडजस्ट होता नज़र आ रहा है क्या। ये वाला पार्ट तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ एडजस्ट होता नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही है हमारे हिसाब से, विकल्प नंबर बी इज़ द राइट। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 25। ओके, 25 की बात करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है कि थोड़ा सा दिशा निर्देश देख लेते हैं। 25 से 28 का प्रत्येक प्रश्न में एक आकृति दर्शाई गई तथा उसके बाद ABCD 4 चिन्हित हैं, उत्तर आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। किसी दर्पण को के अनुदिश रखे जाने पर आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब, अच्छा ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब से निर्धारित। ये आपके 25 नंबर के क्वेश्चन सुनोगे, 25, 26, 27, 28। तो 25 देखते हैं। दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो बिल्कुल पलट जाएगा जी, बिल्कुल पलट जाएगा। नीचे का नीचे ही रहेगा, ये कभी नहीं हो सकता। ये तो ऊपर नीचे में पलट दिया है तो ये नहीं हो सकता, दोनों गलत हैं। अब सही होने की संभावनाएं हमारे किसके हैं, ठीक, तो नीचे। विकल्प नंबर डी इज़ द राइट, क्योंकि ये जो आकृति है तो नीचे ही रहेगी ना, आकृति को ऊपर बना दिया, इस वजह से नहीं हो सकता। 25 का डी हमारा राइट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे बहुत ध्यान से। अब नीचे की तरफ पलटेगा तो प्लस चिन्ह तो नीचे आएगा, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक। प्लस चिन्ह नीचे की तरफ आएगा और ये इसका ओके मुख नीचे ऊपर हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा राइट हो रहा है भाई, एक मिनट। दर्पण प्रतिबिंब बायां का दायां होता है, ध्यान देने की ज़रूरत है ना। 26 में हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, इसी साइड में होगा ऊपर की तरफ, ठीक।
विकल्प नंबर बी राइट होगा, क्योंकि इसी साइड में ये रहेगा और ऊपर की तरफ, तो यही मिल रहा है, ये नीचे की तरफ हो गया, गलत हो गया। विकल्प नंबर बी इज़ द राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, जो कि दर्पण प्रतिबिंब से ही रिलेटेड है। तो ये पलटेगा और ये चीज़ इस साइड में आएगी, तो मतलब ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विकल्प नंबर सी और डी में से कोई संभावना है? सी और डी देखते हैं 27 का। विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। ये जो दिशा है ये बदलेगी, इसकी इस साइड में आएगी ना, इसलिए विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। इधर जाएगी, ठीक है, ये इधर थी, ये अब इधर हो जाएगी, यहाँ पे ये बन जाएगा। विकल्प नंबर सी सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 जो कि दर्पण का लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको देखेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये छोटी सी आकृति जो है इन दोनों में दिख नहीं रही है। तो आगे चलते हैं, जब ये दोनों नहीं हुए तो बी और डी में से कोई राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, और बी ही मुझे राइट लग रहा है। कौन सा राइट लग रहा है? बी ही मुझे राइट लग रहा है, क्योंकि ये जो है ना नीचे की तरफ हो गया, जबकि इसका चिन्ह ऊपर की तरफ रहेगा। बी इज़ द राइट। दायां बायां बदलेगा, ऊपर नीचे वाला नहीं बदलता है। आ जाते हैं 29 से 32 देखते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न की आकृति के कागज़ के टुकड़े को देकर पंच किया गया है। ABCD मैसेज कागज़ के टुकड़े खोलने पर, मतलब कटिंग है, कागज़ के टुकड़े को खोलेंगे तो कौन सी आकृति मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं पहले ना, क्वेश्चन नंबर 29 ठीक है, ये 29 हमारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, आते हैं 29 क्वेश्चन में। यहाँ पर है, इसको हमें ऊपर की तरफ अगर खोलेंगे तो ऐसी ही आकृति ऊपर मिलेगी। ठीक, एक ऐसी ही आकृति ऊपर की तरफ भी मिल जाएगी। ओके, अगर ऐसी ही आकृति ऊपर मिलेगी फिर इधर, तो चारों तरफ मिलना चाहिए ना। ऐसी आकृति कहाँ मिलेगी? चारों तरफ मिल जाएगी। तो आते हैं विकल्प नंबर देखते हैं अपना 29 का, जो कि ए में। देखिए ये, एक मिनट, ये एक छोटी सी आकृति बन रही है। जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पर भी ये छोटी सी आकृति बनेगी, क्योंकि बीच में ही है। देखिए इधर वाला पार्ट खाली है, फिर ये इधर बनेगी तो ऐसे पूरी बन जाएगी ना। मतलब दो ठो आकृति आ रही है आमने सामने, यही वाली सही होगी। विकल्प नंबर इज द राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, प्रश्न आकृति, यहाँ पे 3 खाने हैं, तो ऊपर की तरफ 3 ठो और 30 जी, 3 ठो और यहाँ आएंगे, फिर इधर भी 3 ठो आएंगे। मतलब विकल्प नंबर 20 द राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पे है 31 को ध्यान से देखिए। ये लाइन तो 4 जगह होनी चाहिए, तो 1 2 3 4, और ये आकृति यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर भी बनेगी। ये जब ऐसे जब नीचे की तरफ खोलेगा इसको ऊपर की तरफ, तो ऐसी ही आकृति ऊपर भी बनेगी। मतलब 1 2 4। विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। मेरे हिसाब से विकल्प नंबर ए इज़ द राइट होगा। अच्छा, तो बड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है। विकल्प नंबर ए और डी में कन्फ्यूजन हो रहा है ना। विकल्प नंबर ए और डी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ये दोनों तो नहीं सही होंगे, लेकिन विकल्प नंबर ए डी कन्फ्यूज कर सकता है। समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज करेगा तो क्या करेगा, आपकी ये बता दे रहा है ये वाली आकृति कि ये पट आकृति है, ऐसे है,
और इसमें क्या है कि ये खड़ी आकृति है, यही गड़बड़ है, इसीलिए नहीं होगा। विकल्प नंबर ए ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देखेंगे। 2 है, इसको उधर की तरफ खोलेंगे तो 2 ठो और इसके सामने बन जाएगा, यही ना। और क्या बनेगा, फिर इसको तो वैसा ही सेम बनेगा। विकल्प नंबर बी इज द राइट होगा। ये दोनों ठीक यहाँ पर बनेंगे और इसी को एक चक्कर और कर देंगे तो यही आकृति फिर बनेगी। तो वही तो बनी है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, राइट। विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे चलते हैं, अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 33 से 36। आते हैं इंस्ट्रक्शन। प्रत्येक प्रश्न में एक आकृति दी गई है तथा ABCD 4 चिन्ह दिए विकल्प दिए गए हैं। आकृति दी गई है, उत्तर आकृति उस आकृति का चयन करें जो उपलब्ध है कटआउट से प्राप्त, मतलब इन सारे कटआउटों से वो बन रहा हो। यहाँ पे कटआउट 4 दिए हैं ना, चारों से ये बनता नज़र आ रहा हो। तो 1 2 3 4, ठीक, 4 कटआउट मुझे दिख रहे हैं, चारों की बात हो रही है। ये तो हो नहीं सकता, बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता। ये और ये 2 आकृति समान है जो यहाँ पे मिल रही हैं, और ये दोनों भी आकृति हैं ऐसे यहाँ मिले, मतलब विकल्प नंबर डी इज द राइट। कौन सा सही हो रहा है, विकल्प नंबर डी। आगे चलते हैं, 35 देखते हैं। 34 सॉरी, 33 के बाद 34। कह रहा है आपका प्रश्न की 3 आकृति है ना, 1 2 3, 34 को ध्यान से देखेंगे तो विकल्प नंबर, इसको पलट देंगे तो ये मिल गया, इसको पलट देंगे तो ये मिल गया, और ये वाला तो ये है ही। विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं और 35 के आंसर की तरफ जाते हैं। ये वाली चीज़ ये है, ये वाली चीज़ ये है, यही वाली आकृति थोड़ा ये बड़ा लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पे 2 आकृतियाँ सेम है, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर भी 2 आकृतियाँ, ये बहुत बड़ा नहीं हो सकता, ये भी नहीं बिल्कुल हो सकता। हमें जो सही लग रहा है वो विकल्प नंबर ए राइट लग रहा है, 35 का। आगे बढ़ते हैं, 36 देखते हैं। 36 प्रश्न आकृति यहाँ पे दी गई 1 2 3 4 ठो, ये तो होगा नहीं। 36 ये भी नहीं हो सकता, 1 2 3 4 इसी की उम्मीद, और यही सही है, विकल्प नंबर सी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं और लास्ट हमारा ये निर्देशन है 37 से 40 वाला। प्रत्येक प्रश्न आकृति में दी गई नीचे दी गई आकृति के विषय में 4 उत्तर आकृतियाँ, उत्तर आकृति में उसके आकृति को चुनिए जो छिपी है, मतलब ये किसमें छिपा हुआ है, ये हमको चुनना है 37 से ना, कि ये वाली आकृति इन चारों फिगरों में किसमें है, यही। चलिए देखते हैं 37 का आंसर हमारा कौन सा सही हो सकता है और कहाँ है ये आकृति। यहाँ पे देखिए, ये वाले पार्ट में छिपा, विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं, 38 देखते हैं। आकृति 38,
देखिए यहाँ पे 38 में देखिए ये ऐसे, सॉरी, ये यहाँ पे ये वाली लाइन जो आई हुई है, ये लाइन, फिर इधर वाली लाइन जो आई हुई है, इसी में आपको इस तरह से आया हुआ है, इस तरह से, फिर इधर ऐसे करके गया हुआ है। मतलब इतना दूर में आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि राइट है, विकल्प नंबर ए इज द सही। आगे बढ़ते हैं और 38 के बाद 39 देखते हैं। 39, विकल्प नंबर 39 का कौन सा राइट है? बी। बी में देखिए ज़रा तो, नहीं बी में ही देखिए, ये बी वाला मुझे राइट लग रहा है। बी इज़ द राइट, बी विकल्प सही होगा। आते हैं 40, लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। 40 हमारा है, ध्यान से देखिएगा 40 को भाई, 40 का भी 40, ये जो लाइन, इसमें ये लाइन सीधी खींची हुई है, ये विकल्प नंबर डी में दिख रहा है, देखिए ध्यान से, और किसी में वो लाइन सीधी नहीं है, इसीलिए विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस पेपर का रीजनिंग का पार्ट जो हमारा था, तर्क शक्ति वाला पार्ट, उस तर्क शक्ति वाले पार्ट को हमने समाप्त कर लिया। 40 क्वेश्चन हमने देख लिए और आपको ये समझ में आए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत बढ़िया से इसको समझ पाए होंगे दोस्तों। अब हमारा जो अगला सेक्शन है वो मैथ का है, और मैथ का सेक्शन जो कि जानते हैं आप कितने क्वेश्चन होते हैं मैथ के सेक्शन में? मैथ के सेक्शन में टोटल होते हैं 20 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 1.25 का होता है ना। तो आगे बढ़ेंगे और मैथ के पार्ट को भी देखेंगे। आइए, तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ का पहला क्वेश्चन। मैथ पार्ट का पहला क्वेश्चन जो है 41 नंबर पे है, और कह रहा है कि किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। 1/4, अगर 1/4 भाग रेनू ने खा लिया दोस्तों, सॉरी, अगर 1/4 भाग रेनू ने खा लिया है तो कितना शेष बचेगा? 3/4। वेरी गुड, ये रिमाइंडर बचेगा ना शेष। शेष भाग का 12 बच्चों में बराबर बांटा गया, 12 बच्चों में इसे बांटना है, मतलब 12 से इसमें क्या करना है? भाग देना है। तो ये हो जाएगा 3/4, और यहाँ पे गुणे कर देंगे 12/1 को 1/12, और ये हो जाएगा 3 चौक को 12, ऊपर तो 1 है, 4 चौक को 16, मतलब 1/16, जो विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। आगे चलें, समझ में आ गया होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे, कह रहा है कि 2/3 में कितने 1/6 हैं? मतलब 2/3 है, इसमें कितना 1/6 है, इसमें भाग दे दीजिए 1/6 से। तो 2/3 गुणे हो जाएगा 6/1, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, 2 दूना के कितना आ गया? 4, विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 चॉकलेट हैं, एक चॉकलेट के 12 भाग हैं, सॉरी 12 चॉकलेट नहीं है, एक चॉकलेट है, उसके 12 टुकड़े किए गए, ठीक, 12 भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दे दिया, मतलब 1/4, 12 का 1/4 क्या, मतलब 4 से भाग दे दें, तो 4 तिहाई 12। चलिए 3 ठो दे दिया, तो बचा कितना मेरे पास? तो 3 ठो तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, 1 मिनट। मंजू ने क्या किया, इसका 1/4 भाग अंजू को दे दिया, तो 3 ठो अंजू ले ली। इसका 1/3 भाग सुजाता को, मतलब 12 का तिहाई, 3 चौको भाग 4 भाग सुजाता पा गई।
इसका 1/6 भाग फीजा को, मतलब 12 का 1/6 मतलब 6 से भाग दे दें तो 6 दूना 2 भाग फीजा पा गई। तो मंजू के पास अब कितने चॉकलेट के भाग बचे? तो 3 और 4 7 और 2 9, 9 भाग तो टोटल दे दिया 12 में से, तो कितने भाग बचेंगे? 3 भाग। विकल्प नंबर इज द राइट। 9 3 12 होता है। यहाँ पे कह रहा है कि एक सम संख्यक पदों का योग होगा, जैसे 1 -1 +1 -1, एक सम हो गया ना, 1 2 3 4 तक, तो कितना हो गया? 0 0 आ गया ना। इसका मतलब विकल्प नंबर सी इज द राइट। सम संख्या तक जोड़ेंगे तो इसके मान क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि 45 नंबर पे दिया है। 36 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब लसा। तो 36 60 का लसा क्या होगा? 60 का लसा आपका हो जाएगा 180। 36 60 का लसा क्या हो जाएगा? 180। चलिए 180 आप लसा निकाल लेते हैं। फिर कह रहा है भागे। 18 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, बड़ा सार्वगुणनखंड मतलब मौसा 9, 9 से भाग देंगे, 9 दूना के 18 20 आएगा। विकल्प नंबर इज द राइट। आगे बढ़ लेते हैं, फटाफट करते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि मात्रक 51, मात्रक 51 नहीं होगा, यहाँ पे होगा भाजक। क्या होगा? भाजक। ठीक है, मात्रक की जगह क्या हो गया? भाजक। तो भाजक 51 है, मतलब जिससे भाग देना है वो 51 है। भागफल जो देने पर आ रहा है वो 16 है, और शेषफल कितना है? 27 है। तो कह रहा है कि भाज्य बताइए, तो इसका इसमें क्या करेंगे? गुणा। 16 एक कम 16 को 6, 16 पचे 80, 1 81 प्लस कर लेंगे कितना इसमें? 27। 7 6 कितना? 13, 2 1 3 1 4, यहाँ पे है 8, 843। विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं प्यारे। 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एक तरह से इसको जानते हैं आप, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। तो पहले इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे। 1 सही 2/3 दिया है, तो 3 1 कम 3 में से 2 जाएगा 1/3। क्या होगा? 1/3। यहाँ पे पलट जाएगा तो 3/1। 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 3 के 9, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5/3 धन 9/1। कोई मतलब है नहीं। 9 3 12, मतलब 5 बटे कितना? 12। विकल्प नंबर सी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं। ये अपनी कॉपियों पर आप क्वेश्चन नोट करके ज़रूर लगाएं प्यारे। जितना बार लगाएंगे पेपर में उतना ही आसान आपको लगेगा। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए 30 आपको दिया है, प्लस कितने हैं यहाँ पे? 6 सही 2/, तो इसको लिख लें 6 + 2/10। तो 30 6 कितना हो गया? 36। 10 से भाग 2 में देंगे तो 0.2। इसका मतलब 36 दशमलव कितना आ जाएगा? 2। विकल्प नंबर बी इज द राइट। बहुत आसानी से आप कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 1200 विद्यार्थी हैं, यदि इनमें से 40% लड़कियां कितना? 40। तो 1200 का 60% कौन होंगे? लड़के होंगे ना प्यारे। 60% का मतलब 60/100, 2 शून्य 2 शून्य से खत्म, 12 6 के 72, 720। 720 लड़कों की संख्या कितनी होगी? 720। विकल्प नंबर सी इज द राइट। फटाफट आगे बढ़ें। यहाँ पर कह रहा है ₹5 में 6 की दर से केले खरीद कर, मतलब सीपी कितना हो जाएगा एक केला का? 5 रुपया में 6 है, तो 6 से भाग दे देंगे तो 5/6। एक केला का दाम हो जाएगा 5/6 रुपया। ओके, 6 में 5 6 रुपया में ना बेच रहा है, मतलब एसपी कितना हो जाएगा? 6/5 रुपया। क्लियर हो गया। यहाँ से अब तो लाभ होगा ना, एसपी ज़्यादा है तो लाभ हम निकाल लें प्रॉफिट। कितना? 6/5 में से कितना घटा ले? 5/6। 6 6 1 36, 5 5 25। 36 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 36 लिखेंगे, यहाँ पे 25 लिखेंगे, बटा इनका लस कितना आ जाएगा? 30। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 11/30 आएगा। क्लियर है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंटेज। तो ध्यान दीजिएगा, सीपी यहाँ पे 5/6 और प्रॉफिट हमारा 11/30 है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होता है? प्रॉफिट कितना आया था? 11/30। सीपी कितना मेरा? 5/6 गुणे क्या हो जाएगा? 100।
चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11/30 गुणते कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 30 है, गुणते कर लेते हैं, पलट जाएगा 6/5, गुणे कितना होगा 100, तो 6×5 = 30 हो जाएगा। 5 का 5 में गुणा करेंगे ये 25, 25 से काट देंगे 4 बार में, और 11 चौक 44% आपका आंसर आ जाएगा। विकल्प में है सी इज द राइट। आगे चलते हैं, ना समझ में आए दोबारा चला के दोस्तों देख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख लेंगे तो लिखा है गुणा किया है तो 2 अंक इसमें, 1 अंक इसमें, 3 अंक पे लगेगा, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे 2 अंक इसमें, 3 अंक इसमें है तो 5 अंक, 0.0000, 4 1 5 अंक हो गया। अब इसी को घटाना है तो आ जाइए 0.001, और यहाँ पे है 0.00001। अब इसको माइनस करना है तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लें, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 000 ना, मतलब 3 जीरो के बाद 9, विकल्प में कहाँ है 3 जीरो के बाद 9, 9 2 ठो जी, विकल्प नंबर इज द राइट। आगे बढ़ लें प्यारे, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे ना। कह रहा है किसी धनराशि पर इतना पैसे से 4 वर्षों में साधारण ब्याज इतना है, तो धनराशि बताना है। तो चलिए हमारा ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर PRT बटा क्या लिखते हैं 100। चलिए SI की वैल्यू 70, SI की वैल्यू कितनी है 70, वेरी गुड। P की वैल्यू नहीं मालूम, R की वैल्यू पता है ना, 2/3 6 1 7/2, ये क्या हो जाएगा 7/2। चलिए 7/2, समय 4 बरस है, नीचे हमारा 100 है, ओके। ये 7 दहा में 70, 10, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, 100 का गुणा हो जाएगा तो 500, विकल्प नंबर इज द राइट। देख लेंगे आप एक बार ध्यान से, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विकल्प नंबर हो गया आपका राइट। तो 72 और इसमें आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 72 गुणे 28 बराबर 36 गुणे 4, और यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। तो 36 दूना के तो 72 हो गया, 4 सते 28 हो गया, यहाँ भरा जाएगा 7 दूना के 14। 14 के बारे में बता रहा है कि 7 का गुणज है जी, ये सही है। एक अभाज्य संख्या है जी, नहीं। 10 से कम है जी, नहीं। एक सम संख्या है जी। 56 का गुणनखंड है जी, 56 में आता है ना 14 चौको 56। इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ए सही हो गया, डी सही हो गया, ADE, विकल्प नंबर बी इज द राइट। समझ में आया दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। लिखा है इस निम्न में कौन सा 11,000 लिख लो प्यारे, 1100 लिख लीजिए। फिर क्या कह रहा है 11 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 1 1 2 1, 12,111, विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे चलें, 55 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं प्यारे। 55 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 48, मतलब लंबाई कह रहा है 48 है, चौड़ाई को कह रहा है 21 है, ठीक। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3, अच्छा वर्ग की भुजा लंबाई का 2/3, तो 48 का 2/3, 2/3, 3 से काटेंगे 16 3 48, 16 दूना के 32, तो 32 आ जाएगा। अब कह रहा है क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल का, मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 48 गुणते 21 और प्लस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो भुजा 32 हो गई, तो 32 का स्क्वायर कर दो। 21 × 168 को 8 हासिल 16, 21 चौक 84, 84 और 16 100, 1008, यहाँ पे 1032,
1008, 32 का स्क्वायर 1024, सॉरी 32 का स्क्वायर 1024 होता है। जोड़ लेंगे तो 2032 आ जाएगा। 2032 विकल्प में कहीं दिख रहा है? 2032 विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे चलें प्यारे, आगे चलते हैं। और कौन सा क्वेश्चन अब दिखना है? 55 के बाद क्या आता है? 56 नंबर। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रेनू 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों की निम्न साइजों में कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए। ठीक है, 9 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है। टाइल बता रहा है कि 35 गुणे 35 का लगाए। 35 गुणे 45 वाला, जी बिल्कुल। यहाँ पे 35 गुणे 45 क्यों? कि यहाँ पे अगर ये सेंटीमीटर में इसको बदल दें तो ये 900 हो जाएगा सेंटीमीटर में, ये 700 मीटर में सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और 7 पच्चीस 35 होता है तो 100 हो जाएगा, और ये भी 100 हो गया। 9 पच्चीस 45, 5 का 5 में गुणा 25, चौक को 100, यहाँ पे 400 आंसर, मतलब 400 टाइल से पूरा आंसर दे रहा है। इसका मतलब विकल्प नंबर डी हमारा राइट होगा। बकिया में 40 लेंगे तो कटेगा ही नहीं 9 से, 9 से कटने वाला इसमें कोई मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए विकल्प नंबर डी हमारा सही है। इसमें कटे पीटे बिना हम लगा लेंगे। आते हैं आइए दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि गुणनफल 672, यहाँ पे कह रहा है 672 गुणे 36 गुणे 25 गुणे 25 बराबर है एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या। अगर पहला हमने देखा एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या निकालनी होती है तो क्या करते हैं हम? एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, और सेकंडों की संख्या, सप्ताह में 7 दिन हो गए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये अगर हम देखें इनका मल्टीप्लाई और साथ में इनका मल्टीप्लाई ना, तो थोड़ा सा देखते हैं। अगर दोनों के फैक्टर एक ही होंगे या गुणनफल एक ही होंगे तो हम कह सकते हैं बराबर हैं। थोड़ा सा ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 7 से अगर इसमें भाग दें 672 में, तो ये 7 9 63, 7 छक्के 42, मतलब क्या आ रहा है? 7 गुणे 96। ठीक है, 7 गुणे कितना हो रहा है? 96। और क्या हो सकता है? 36 हमारे पास है, 36 रहने दीजिए। 25 है, 25 रहने दीजिए। वेरी गुड। ठीक, यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये इधर वाला सेकंड वाला है, तो ये 7 तो ठीक है, इसमें भी है। 24 यहाँ पर भी मिल रहा है। 6 का 6 में गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा? 36। 2 जीरो का मतलब क्या होता है? 100। 2 जीरो का मतलब क्या होता है? 100। 100 को लिख सकते हैं 25 चौक को 100। 25 चौक को क्या हो सकता है? 100। 25 चौक को यहाँ पे 100 हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे हो गया आपका, तो 25 मिल गया मुझे। ठीक है, यहाँ से देखिए ध्यान से, तो 7 तो मिल गया। 24 का गुणा 4 में अगर हम कर दें तो 24 चौक को 96 में मिल गया, 36 भी मिल गया, 25 भी मिल गया। बताइए मिल गया नहीं मिल गया? 7 96 36 25, इसका मतलब विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। विकल्प नंबर ए इज़ द क्या हो जाएगा? मेरा राइट हो जाएगा। जितना गुणनफल इसका आएगा उतना ही गुणनफल यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये सही होगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि दिए गए आलेख के अनुसार किन 2 क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स में बदलाव सबसे अधिक था? आते हैं, ऑटो सेल्स की बिक्री की बात है। यहाँ पे बिक्री हो रही है लाखों में, 10 लाख रुपए में ना।
ठीक है। यहाँ पर है जनवरी फरवरी ऐसे करके, किन 2 महीनों में बदलाव सबसे अधिक है। क्या पूछा है, किन 2 महीनों में, क्रमागत 2 महीनों में बदलाव सबसे अधिक है। वेरी गुड। देखते हैं सबसे अधिक लगातार 2 महीनों की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए ज़रा, मई में कितने हो रहे हैं 3.75 और जून में कितना हो रहा है 4.25 4.25। 0 12 में 7 गया 5 5 0 का हो रहा है फरवरी मार्च। ज़रा ध्यान से देखिए तो, फरवरी मार्च अप्रैल मई, सबसे ज़्यादा परिवर्तन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा ना, ये बहुत ऊपर है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अप्रैल मई, यहाँ पे देखने में ही लग रहा है ना, ये कहाँ 3 दशमलव यहाँ पर है, ये 4.75 है, सीधे 1 का अंतर है, इतना अंतर कहीं नहीं है। विकल्प नंबर ए इज द राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। तेल नापने के लिए प्रयुक्त पैमाना है लीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना जा रहा है 6 मीटर, यही ना कह रहा है। एलिवेटर ज़मीन स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई से उतरता है और 350 मीटर उतरने में, 350 ये और 10 ये कितना हो जाएगा 360 मीटर जाना है। ओके, 360 मीटर जाना है। अगर 6 मीटर जाने में उसे कितना लग रहा है 1 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है 1 मिनट लग रहा है। तो 1 मीटर जाने में कितना लगेगा 1/6 मिनट लगेगा। ओके, तो यहाँ पे 360 मीटर जाने में कितना लगेगा 1/6 गुणे 360 ना, 6 6 1 36, 60 मिनट, 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट कहीं, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा लगेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपने क्या किया है 60 जो क्वेश्चन, मतलब 60 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, मतलब आपके 20 क्वेश्चन जो कि 40 के बाद से थे, 41 से लेकर के 60 तक, ये 20 क्वेश्चन हमारे मैथ के भी कंप्लीट हुए। अब क्या बच गए हमारे, हिंदी के बच गए ना, हिंदी के बच गए। किसके क्वेश्चन बच गए दोस्तों, अब हिंदी के क्वेश्चन हमारे बच गए। तो हिंदी में आप जानते हैं कि 20 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में भी कितने आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं। 4 पैरा होता है जिसमें एक में 5 क्वेश्चन होता है, तो 4 5 20। तो आइए देख लेते हैं, इनके भी सलूशन आपको बता ही देते हैं। यहाँ पर दिया है, बहुत प्राचीन काल से लोग सोचते थे कि पहाड़ों के, यहाँ पे दिया हुआ ना, समुद्र और पृथ्वी के पार क्या होता है, इस खोजने की आकांक्षा से लोगों ने दूर दूर की यात्राएं की। जो लोग नई जगहों को खोजना पसंद करते हैं उन्हें अन्वेषक कहा जाता। 15वीं 16वीं शताब्दी के अन्वेषणों का युग कहा जाता है, क्योंकि इसी समय यूरोप के बहुत से देश ने नए स्थानों को खोजने, नए व्यापार मार्गों का पता लगाने, खजानों को पाने और देश को जीतने के लिए अन्वेषक भेजे। ऐसी यात्राओं के अनेक लाभ हुए, उन्हें दिशाओं का बोध हुआ, वे विश्व का मानचित्र बना सके, वे अन्य लोगों और सभ्यताओं के संपर्क में आए और उन्होंने उनकी जीवन शैली और विश्वासों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। इस युग को कभी कभी खोज का युग भी कहा जाता है। लोग अनेक कारणों से अन्वेषण करते हैं, कुछ को नई जगहों के जाने का रोमांच पसंद होता है और वे खतरे उठाने या चुनौती लेने को तैयार होते हैं। बहुत से देश के शासक भी ऐसे अन्वेषणों को धन प्रदान करने दिख नहीं रहा के लिए जाने जाते हैं, जो नए व्यापार मार्गों का पता लगाए है या नई संपत्तियों को खोजने तक पहुँचाएँ।
कुछ अन्वेषक ऐसी वैज्ञानिक होते हैं जो अनजान स्थानों में पशुओं की या पौधों की नई प्रजातियां ढूंढने जाते हैं। अब यहाँ पे आपको आंसर देना है, हम फटाफट बता दे रहे हैं। आपको अन्वेषक नहीं कहा जा सकता यदि आप केवल यही पसंद करते हैं। आपको अन्वेषक नहीं कहा जा सकता यदि आप केवल यही पसंद करते हैं। तैरना, ट्रैकिंग, चुनौतियाँ, यात्रा करना नहीं, तैरना केवल पसंद करते हैं तो आपको अन्वेषक नहीं कहा जा सकता। आगे वासक, अन्वेषकों के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? वे खोजी होते, वैज्ञानिक, गोताखोर, विद्वेषी। गोताखोर, सी इज़ द राइट, ये नहीं सत्य है अन्वेषकों के बारे में। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। शासकों ने अन्वेषणों को धन प्रदान किया। इसका आशय कह रहा है अन्वेषकों के खर्चे के लिए धन दिया, खतरा उठाने के लिए वेतन दिया, नए मार्ग खोजने के लिए वैज्ञानिकों के लिए। तो यहाँ पे है कि शासकों ने अन्वेषकों को दिया था कि नए मार्ग खोजने के लिए इनाम दिया। धन प्रदान किया मतलब वो नए मार्ग खोजने के लिए उनको क्या दिया था? इनाम था कि आपने नया काम करके आए इसलिए आपको इनाम दिया जाता। मतलब वो ऐसा नहीं कि उनको पैसा दे के भेजा जाता था कि जाओ आप खोजो, नहीं, वो उधर से जब नई चीज़ खोज के वापस आते थे तो उनको इनाम स्वरूप मिलता था। इसका मतलब ये है। शताब्दी में समय होता है, शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यह अनुच्छेद नए देशों को खोजने में निहित खाली स्थान स्पष्ट करता है। नए खोजने में स्पष्ट करता है, कहने का मतलब यह अनुच्छेद नए देशों को खोजने में निहित लाभ स्पष्ट करता है। भाई यहाँ पे लाभ, उनको नए देशों को खोजने में क्या लाभ होता है इससे मतलब है। यहाँ पे है, आपने कुछ ऐसे लोग अवश्य देखे होंगे जो प्रायः अपने नाखून चबाते हैं। बच्चों में यह आदत अधिक होती है। नाखून चबाने में से अक्सर ही बच्चों के पेट में बीमारियों और पेट के कीड़ों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। नाखून चबाने का परिणाम होता है कि नाखून की सतह के नीचे के रोगाणु मुंह में चले जाते हैं। जहां में जीवाणु मुंह में गए तो आमाशय में चला जाता है। थोड़ा थोड़ा कटा है लेकिन स्पष्ट हो जाएगा बाद में। और वहाँ उनकी संख्या बढ़ती है। रोग जन्म देते हैं। नियमित रूप से नाखून चबाना दांतों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय तथा दांतों के अन्य रोग हो जाते हैं। अधिक समय तक नाखून चबाने से नाखूनों की सामान्य वृद्धि पर भी बाधा पहुंचती है और दांतों का आकार बिगड़ जाता है। बहुत से लोग पढ़ते समय टीवी देखते हुए या फ़ोन पर बातें करते हुए नाखून चबाते हैं, किंतु उन्हें पता नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसे आदत नाखून चबाने वाला उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव छोड़ता है जो उसे देख रहा है। बच्चे तब भी नाखून चबाते हैं जब उन्हें अपने विद्यालय में किसी मित्र से किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो। इस आदत का इलाज किसी दवा से नहीं, धैर्य और समझाने बुझाने से हो सकता है। तो चिर परिचित चीज़ें हैं। नाखून चबाने की आदत का परिणाम क्या होता है? नाखूनों का तीव्र विकास, अनेक मानसिक रोग, पाचन तंत्र के अनेक रोग व्यक्ति के दैनिक जीवन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नाखून से क्या होता है, पाचन तंत्र के अधिक रोग होते हैं। पैराग्राफ में दिया भी था। निम्नलिखित में से किसमें नाखून चबाने की आदत अधिक होती है? तो ये बच्चों में होती है। विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु आमाशय में कैसे पहुंचता है? क्रम की पहचान कीजिए। मुंह, नाखून से मुंह, मुंह से आमाशय। 68 विकल्प नंबर बी इज़ द राइट। आगे चलते हैं। सामान्य दंत क्षय एक भारवाहक
अमाशा का एक रोग, दांतों की एक बीमारी, आमतौर दांतों की एक बीमारी है ना, ये दांतों की क्या है, एक बीमारी है। अगला है बच्चे अपने नाखून कब चबाते हैं? जब वे खेलने में व्यस्त होते हैं, जब उन्हें विद्यालय में समस्याएं होती हैं, जब वो खेलने में व्यस्त होते हैं, जब उन्हें विद्यालय में समस्याएं होती हैं, विद्यालय में समस्याएं होती हैं जी, ये विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे चलते हैं, गद्यांश 3 में दिया है, बढ़ते हुए बच्चों को सब प्रकार का खाना खाना चाहिए। यदि वे संतुलित आहार करेंगे तो उनकी हड्डियों और दांत मजबूत बनेंगे। कुछ ऐसे खाद्य जिन्हें हमें रोज खाना चाहिए, ये खाद्य पौधों से मिलते हैं। आलू, सब्जियां, फल अवश्य खाने चाहिए। खाद्य हमें अच्छा स्वास्थ्य रखेंगे, ये हमें ऊर्जा देंगे। हमें सूखे मेवे, दही, पनीर, अंडे भी खाने चाहिए। हमें दूध अवश्य पीना चाहिए। खाद्य बच्चों को बढ़ने में सहायक होते हैं, हमारी हड्डियों को सबल बनाने में हमारी सहायता करते हैं। बच्चे हमेशा ऐसी चीज़ को खाना पसंद नहीं करते, वे मिठाइयाँ और केक पसंद करते हैं। ये खाद्य शर्करा और तेल से भरपूर होता है, हमारे के लिए अच्छे नहीं हैं। हम उन्हें हमेशा नहीं खा सकते, किंतु कभी कभी उन्हें खा सकते हैं। अपने माता पिता और शिक्षक से बात कीजिए कि आपके लिए कौन से खाद्य अच्छे हैं। जब वे कहते हैं कि अधिक तैलीय और शर्करा युक्त पदार्थ न खाएं तो उनकी बात मानिए। चलिए आगे चलते हैं, बड़ा आसान सा पैराग्राफ है, डेली आप सुनते हैं, लोग आपको समझाते भी हैं, कहाँ आपको असर हो। यह गद्यांश क्या संदेश देता है? यह गद्यांश संदेश देता है, खाओ और स्वस्थ रहो, जितना चाहो उतना खाओ, नहीं ये तो गलत होगा। मीठी चीज़ें, ये भी गलत होगा। अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, ये राइट हो सकता है। विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे चले, संतुलित आहार हमें कैसे सहायता देता है? हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है जी। हमारी हड्डियों और दांतों को संतुलित आहार क्या करता है? मजबूत बनाता है जी, बिल्कुल मजबूत बनाता है। पहले ही पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ही कहा था, यही सही है। आगे बढ़ते हैं, 73, हमें नित्य किन खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए? चॉकलेट ना, केक ना, कुकीज और मिठाइयाँ ना, सब्जियाँ और फल। टी इज़ द राइट। आगे बढ़ें, और 74 नंबर है, कौन से खाद्य बच्चों में बढ़ाने और सशक्त बनाने में सहायक हो? मीठी और तैली ना, अंडे, पनीर और दही। अंडे, पनीर और दही, ये राइट हो सकता है। तैली हो नहीं सकता, आइसक्रीम हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, 74 के बाद आते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन, बच्चे खाना खाली स्थान करते हैं। बच्चे तो भाई केक और कुकीज ही पसंद करते हैं। विकल्प नंबर ए इज द राइट। आगे चलते हैं, अगला और लास्ट पैराग्राफ हमारा है, रामू ने अपनी आंखें खोली और अपने कमरे में चारों ओर देखा। वह उस अंधेरे में उस वस्तु को ढूंढ रहा था जो डरावनी आवाज़ कर रही थी। अलमारी का दरवाज़ा हिला, जैसे कोई वस्तु उसके भीतर से उस पर टकराई हो। कौन है वहाँ? रामू ने कांपती आवाज़ में पूछा। अलमारी धीरे से खुलने लगी। रामू भीतर से कूदा और अलमारी के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसे पटक कर बंद कर दिया। उसके बाद वह अपने कमरे से बाहर भागा। उसके भाई का दरवाज़ा पूरा खुला था। रामू रवि के बिस्तर पर कूद पड़ा। रवि ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रामू चिल्लाया, वहाँ मेरी अलमारी में कुछ है, तुम्हें शायद बुरा सपना आया हो, वापस जाओ बिस्तर पर। रवि ने कहा, नहीं, यह सपना नहीं है, मैं जगा हुआ था और उसका दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा था। रवि ने टॉर्च निकाली और रामू के कमरे में गया। उसे सुना ही पड़ा कोई चीज़ अलमारी के दरवाजे को खुरच रही है। रामू ने कुर्सी एक ओर खिसकाई और अलमारी के दरवाजे को खींचा। उसके हाथ में तकिए के एक खोल था। कोई वस्तु उसे खोलने का प्रयास कर रहा था। रामू ने
एक लंबी सांस ली और दरवाजे को कुछ इंच तक खींचा। रोएदार प्राणी सीधे उसके तकिए के खोल के अंदर घुस गया। मुझे मिल गया, रवि ने कहा। रवि ने तकिए को खोलकर बिस्तर पर रखा और उसमें से एक बिल्ली बाहर निकली आई। रामू ने उसे ऊपर उठा लिया। जी, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अलमारी का दरवाज़ा खुल क्यों रहा था? हवा के बल पे अंदर बिल्ली बाहर निकलना चाहती थी। जी, विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। 76 का डी इज़ द राइट। रामू ने अलमारी से जो आवाज़ें सुनी वे थी प्रसन्नता भरी, मज़ेदार, डरावनी। विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। आगे चलते हैं। चिल्लाया का अर्थ चीखा, गिरा, बुलाया, खींचा। चिल्लाया का अर्थ यहाँ पर क्या करना है? चीखना है। शब्द आँख का समानार्थी है चक्षु। चक्षु माने भी आँख होता है। विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अलमारी के भीतर से बिल्ली आ गई, कुर्सी में, दरवाजे में, तकिए के खोल में, बिस्तर में। तो यहाँ पर आई थी तकिए के खोल में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने पूरा प्रयास किया कि आपको पूरा 80 क्वेश्चन एक वीडियो में दें और इस पेपर का आप सॉल्यूशन करके पूरा लाभ उठाएं और अपने पेपर में पूरा 80 में 80 नंबर लाएं। 80 में 80 क्वेश्चन सही करें। नंबर तो आपके 80 में 80 क्वेश्चन यदि सही करते हैं तो नंबर कितने मिलेंगे प्यारे? 100, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने का है? 1.25 नंबर का होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।